नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। आज बजट स्पेशल खबरदार में आपका स्वागत करती हूं। बजट आया तो बाजार हिलने लगा, सोना चांदी गिरने लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बजट से लोग निराश हैं। बहुत से लोग बजट मतलब तुरंत राहत समझते हैं, लेकिन बेहतर कल के लिए आए आज के बजट में जनता की उम्मीदों के पूरे रोड मैप से आपको हम खबरदार करेंगे और बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के टैरिफ वाले वार के बाद टैरिफ प्रूफ बजट आज देश को दिया। और अब आपको हम देश के बेहतर कल के लिए आज पेश हुए बजट की खबरों से खबरदार करते हैं। Action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट देश के आर्थिक विकास की गति को नई दिशा देने वाला दूरदर्शी बजट है। गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है। विकसित भारत के 2047 के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। ये बजट भारत को लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। अब तक बजट का मतलब हमेशा यह माना गया कि ऐसी गोली या इंजेक्शन जिससे तुरंत राहत मिल जाए, लेकिन विकसित भारत की सोच के साथ आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वो बजट पेश किया जिसे प्रधानमंत्री ने वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला बताया है, जहां मौजूदा चुनौतियों के चक्रव्यूह को भविष्य में तोड़ने वाला रोड मैप बनाया गया है। आप इसे सरल भाषा में समझिए। जैसे अभी ट्रंप के टैरिफ की चुनौती है, तो इसके टैरिफ प्रूफ इलाज के लिए टेक्सटाइल पार्क और हब बनाना, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर बनाना, कस्टम ड्यूटी घटाना, एमएसएमई सेक्टर को स्पेशल पैकेज और रेल कॉरिडोर से लेकर नए जल मार्ग तक से जुड़े फैसले लिए गए हैं। ये फैसले ट्रंप के टैरिफ को जवाब देने वाली वो आयुर्वेदिक गोली है जिसका असर धीरे धीरे होगा, लेकिन देश की मजबूती के लिए होगा। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही सुरक्षा की चुनौती के लिए डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे। यानी मकसद साफ है कि सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है की बात कहती है, उसका रोड मैप बजट के भीतर डिफेंस के खाते में नजर आ रहा है। इसके बाद आता है आम इंसान जो पूछता है कि हमको क्या मिला। ये बात तो सब जानते हैं कि पिछले साल ही 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया जा चुका है। इसके बाद जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ उससे सस्ते दिन लाए गए, लेकिन अब इसी को विस्तार देने वाला रोड मैप नजर आया है, जहां 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान हुआ। कैंसर की सस्ती दवा की बात आई। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होगी। कस्टम ड्यूटी कम होने से बहुत से सस्ते सामान मिलेंगे। रोजगार के नए मौके आए, इसके लिए पर्यटन क्षेत्र विस्तार से लेकर कई फैसले लिए गए। बैटरी सस्ती तो गाड़ी सस्ती की सौगात दी जा रही है। और इसी साल जब देश के 5 राज्यों में चुनाव की चुनौती भी है, तो पश्चिम बंगाल में फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान आज हुआ है। असम बौद्ध सर्किट और यूरिया कारखाना दिया गया है। केरल, तमिलनाडु में काजू नारियल को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात है। इसके अलावा दुर्लभ खनिज कॉरिडोर भी इन 2 राज्यों से गुजरेगा। पर्यटन के लिए भी नए ऐलान किए गए। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप 2.0 की टैरिफ की सुनामी है, दूसरी तरफ भारत के पास खुद को एक अभेद्य आर्थिक किले में तब्दील करने की चुनौती। इसके लिए बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर खासा जोर दिया गया है। पिछली बार की सुर्खियां अगर इनकम टैक्स में अभूतपूर्व राहत थी, तो इस बार व्यापार को भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, ताकि भविष्य में कोई भी देश टैरिफ को हथियार बनाकर हमें आंख न दिखा सके।
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के तूफान का भारत कैसे मुकाबला करेगा, उसका जवाब आ चुका है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपटने में भारत का बजट किस तरह कारगर साबित होगा, ये अब पता चल चुका है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। ट्रंप के टैरिफ का भारत कैसे जवाब देगा, ये जानने के लिए सबकी नजरें बजट पर ही थी। सवाल यह कि नरेंद्र मोदी के बजट में ट्रंप को किस तरह जवाब दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने 50% टैरिफ से निपटने के लिए भारत लगातार नए नए बाजार ढूंढता आया। यूरोपियन यूनियन के रूप में उसे बड़ी सफलता मिल चुकी है, लेकिन टैरिफ का पक्का इलाज करने का इंतजाम बजट में किया गया, जिसमें ट्रंप के टैरिफ के वार से निपटने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर, दुर्लभ खनिज, कस्टम ड्यूटी, एमएसएमई और रेल कॉरिडोर और जल मार्ग से जुड़े बड़े फैसलों को ढाल बनाया गया है, जो वैश्विक आर्थिक युद्ध के बीच भारत का रणनीतिक कवच साबित होगा। अब आप कहेंगे कैसे? साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। मोदी सरकार के पिछले बजट का पूरा जोर बाजार में मांग पैदा करने पर था, लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी है। बजट को देखकर पता चलता है नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि जिस खपत को बढ़ाने के लिए 12 लाख तक टैक्स में छूट से लेकर जीएसटी रिफॉर्म तक किया गया, वो भारतीय कारखानों से ही पूरी हो, न कि आयात किए हुए माल से। भारत अब दुनिया के बड़े कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों में से एक बन रहा है। इसलिए इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान से हमारे गांवों में जो बुनकर है, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े साथी हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कपड़ा उद्योग के लिए बजट में तगड़ी घोषणाएं की गईं, जो यूरोप समेत पूरी दुनिया के बाजार में बांग्लादेश की बढ़त को कमजोर कर देगा। अमेरिका के बाद भारत के लिए यूरोप कपड़ा निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील के बाद टैरिफ में कमी आएगी और भारत के पास 22 लाख करोड़ के बाजार पर दबदबा बनाने का पूरा मौका होगा। अभी भारत की 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, बांग्लादेश 3.25 लाख करोड़ रुपए का कपड़ा यूरोपियन यूनियन को निर्यात करता है। बांग्लादेश को कम विकसित देश होने के नाते जीरो ड्यूटी का लाभ मिलता है, लेकिन ईयू से ट्रेड डील के बाद भारत का कपड़ा निर्यात 62,000 करोड़ रुपए से बढ़कर बहुत जल्द 3 से 4 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। अनुमान है कि इतने भर से भारत में 60 से 70 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। अमेरिकी बाजारों का पक्का विकल्प मिल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि भारत लघु और मध्यम उद्योगों को विस्तार दे, जिससे भारत एक विश्वसनीय, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगी के रूप में सामने आए। इसी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी कुछ कदम उठाए हैं। Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria.
कपड़ा उद्योग भारत में 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धियों की इंडस्ट्री के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होगा। बायो फार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है। ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की मजबूती और देश का निर्यात बढ़ाने के मकसद से कई सेक्टर में कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। एक उदाहरण देखिए, बजट में एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख घटकों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव किया गया। सरकार का मानना है कि इस फैसले से भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की लागत घटेगी और देश को ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी लाई जा सकेगी। इसी तरह सरकार ने बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और 2 पहिया तिपहिया वाहनों की कीमत में कमी आने की उम्मीद है। भारत में बैटरी बनाने की लागत कम होगी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से बैटरियों पर लंबी वारंटी मिलेगी। इसके अलावा जिस तरह से सरकार ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 12,20,000 करोड़ रुपए रखे, उससे आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश की गई। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने जीएसटी में राहत से लेकर कई रिफॉर्म का ऐलान किया। लेकिन बजट में जिस तरह टेक्सटाइल, फार्मा और एमएसएमई को ताकत देने की कोशिश की गई, वो वर्तमान और भविष्य में किसी भी टैरिफ के हमले के खिलाफ कवच साबित होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि ये ऐसा बजट है तो सुधार से इनकार करता है और भारत के वास्तविक संकट को अनदेखा करता है, जबकि सरकार कहती है कि वो भविष्य के भारत का बजट बना रही है। इसीलिए हाई स्पीड कॉरिडोर के ऐलान को समझना जरूरी है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं, ऐसे ही 7 कॉरिडोर का आज के बजट में ऐलान हुआ है। ये हाई स्पीड चक्रव्यूह कहां पर बनेगा, एक एक करके देख लीजिए। पहला है मुंबई और पुणे के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर। दूसरा है पुणे से हैदराबाद के बीच का हाई स्पीड कॉरिडोर। तीसरा कॉरिडोर हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच होगा। चौथा कॉरिडोर हैदराबाद से चेन्नई के बीच होगा। पांचवा चेन्नई टू बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। छठा दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा और 7वां हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान आज वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच का किया गया है। और इस समय खेल के मैदान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अभी तक बहुत तरह की बातें उसकी तरफ से हो रही थी कि वो क्या वर्ल्ड कप से ही विथड्रॉ कर लेगा या नहीं, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि बांग्लादेश को वो मौका मिलेगा, अब ये फैसला पाकिस्तान की तरफ से। विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, नंबर 1 कारण क्या है इसका, और अगर वो नहीं खेलेगा तो क्या मतलब वो जो पॉइंट्स है वो भारत को मिल रहे हैं? श्वेता, पॉइंट्स भारत को मिलेंगे, लेकिन बात सिर्फ पॉइंट्स की नहीं है, क्योंकि वो लीग का मैच है। हाँ। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लूज करने या पॉइंट्स विन करने के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के पास तो विन विन सिचुएशन है। उसने वैसे इंडिया से हारना था तो वो कहते हैं जी हमने प्रोटेस्ट कर दिया, हमने जी आपको 2 पॉइंट दे दिया और हम अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे, प्रोवाइडेड वो यूएस और नेदरलैंड्स जैसी टीमों को हराएं। लेकिन श्वेता, इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की टीम ने कल श्रीलंका के लिए रवाना होना है। पाकिस्तान की सरकार ने यह ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच वो नहीं खेलेंगे। अब इससे पहले हुआ है 1996 वर्ल्ड कप, श्रीलंका में वेस्ट इंडीज नहीं गया और ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, लेकिन उस सुरक्षा का एक रीजन था, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, दोनों टीम नहीं गई। उसके अलावा 2003 में जिम्बाब्वे नहीं गया था इंग्लैंड, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के साथ इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। न्यूजीलैंड नहीं गया था केनिया, क्योंकि मोम्बासा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। सिक्योरिटी की वजह से आप कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं खेलना है। पाकिस्तान को कोई रीजन देना होगा ना।
ये घर की टूर्नामेंट नहीं है कि जाओ यार आज मैं नहीं आता, तुम जाओ 2 पॉइंट ले जाओ। सो अब मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान ने दांव खेला है, ये दांव खेला है, अब सारा दायित्व है आईसीसी के पास। विक्रांत, यानी शुरुआत से जो वो लोग कह रहे थे ना कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को नुकसान हो जाएगा, वो उस चीज पर खेलना चाहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो तो रेवेन्यू लॉस है। ये बहुत ही बचकानी हरकत पाकिस्तान की तरफ से। ये एक डेथ वारंट भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का। डेथ वारंट मैं इसलिए कह रहा हूं श्वेता, वहां पर फैसले कौन ले रहा है? पाकिस्तान में कौन बैठ के फैसले ले रहा है? पाकिस्तान की सरकार, जो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में एक वॉर में इन्वॉल्व थी, और वो चाहेगी कि इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का सेंटीमेंट है और बड़ा किया जाए। इस वक्त उनके चेयरमैन कौन है क्रिकेट बोर्ड के? वो जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर है। सो उनको भी पॉलिटिकली ये सूट करता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये डेथ वारंट है। दो बातें हैं। पाकिस्तान जानता है कि उनको समझा बुझा लिया जाएगा। पाकिस्तान जानता है कि द मोमेंट उनकी अहमियत बनेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम 200-300 मिलियन डॉलर लेके आता है, और अगर ये मैच नहीं होता है, ब्रॉडकास्टर आईसीसी के पास जाएगा और कहेगा भाई हमारा ये पैसा काट के आप हमारा वापस कीजिए, क्योंकि उस मैच की एक वैल्यू है। अब आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान का पैसा रोक सकता है, और उसके अलावा जो बाकी तमाम बोर्ड्स हैं उनका भी नुकसान होगा ना श्वेता। एक रेवेन्यू मॉडल जो बनता है उसमें सबसे बड़ा जो पैसा आईसीसी के पास आता है वो तो इंडिया पाकिस्तान मैच से आता है। एंड द मोमेंट वो मैच नहीं होगा तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा, आईसीसी का नहीं होगा, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का भी थोड़ा पैसा कम होगा। सो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि लो जी, वो कहते हैं ना रोग स्टेट, आज वो उस तरह की हरकत कर रहा है। आज वो उस तरह की बात नहीं कर रहा है कि एक आप कहते हैं कि यार एक सुलझा हुआ पुराना बोर्ड है, एक अच्छी टीम है, वैसी बात नहीं कर रहा है। उनको अगर ये लग रहा है कि उनको समझा लिया जाएगा, उनको बुझा लिया जाएगा उनकी शर्तों पर, ऐसा नहीं होगा। उनको बुझाया जाएगा, समझाया जाएगा, उनके खिलाफ सैंक्शंस भी लग सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो वहां पर वो करवाते हैं, एनओसी देनी पड़ती है बोर्ड्स को, और कई ऐसे बोर्ड हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो ऑलरेडी इस बात से नाखुश थे कि पाकिस्तान ये ड्रामा पिछले 8-10 दिन से कर रहा था। सो द मोमेंट वो एनओसी देने से मना कर देंगे अपने प्लेयरों को, तो पीएसएल धड़ाम करके गिर सकती है। मुझे नहीं पता कि बायलैटरल क्रिकेट में आईसीसी क्या इंडिपेंडेंट बोर्ड्स को कह सकता कि पाकिस्तान के साथ खेलो या ना खेलो, बट पाकिस्तान का रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हो सकता है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो सकती है। दूसरी बात श्वेता, मैं ये भी चाहता हूं, क्योंकि ना अरसे से ये आप देखिए, ये हर बार ना इंडिया पाकिस्तान की तरफ से ये बातें चलती है, और मैं तो ये कहता हूं दिस इज द टाइम टू कॉल पाकिस्तान ब्लफ। वो एक कार्ड पे हमेशा ब्लैकमेल करते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच वो खेलते हैं, हारने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं WWE के रेसलर की तरह है, जो पिटता है लेकिन लोग जो है पैसा देते हैं उसको पिटते देखने के लिए। और आज अगर पाकिस्तान एक बार ऐसा हुआ कि वो मैच विड्रॉ कर गया, नहीं खेला, रेवेन्यू का नुकसान हो गया, आइंदा फिर इनकी दुकान भी बंद है। सो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उन्होंने ये एक पासा खेला है, सरकार ने कहा है, लेकिन आईसीसी इसको मना करेगा। अब आप ये भी हो सकता है कि वो अनाउंस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बाद आईसीसी के नहीं, आपके पास कोई वजह नहीं है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहो हम तो मजबूर हो गए, चलो जी अंडर प्रोटेस्ट हम मैच खेले थे। तो ये भी हो सकता है। आई डोंट थिंक दिस इज द लास्ट वी हैव हर्ड ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो 15 फरवरी को कोलंबो में होना है। विक्रांत, उनके बस वाला पूरा ड्रामा याद आता है, जब उनकी क्रिकेट टीम निकल रही है, नहीं निकल रही है, जा रही है, नहीं जा रही है। ये चीजें अब उनके लिए नई नहीं रह गई हैं। लेकिन यहां पर जिस चीज को लेकर आपको शुरुआत से मालूम था, आप ठीक उस वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले आप इस तरह की चीजें अगर कहते हैं तो उन्हें केवल और केवल दांव कहा जा सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं। क्योंकि बांग्लादेश का जो हुआ वो रिएक्शनरी था। बांग्लादेश की तरफ से भी एक ऐसा कदम उठाया गया जिसे क्रिकेट में बचकाना ही कहा जाएगा, जो उन्होंने किया। लेकिन फौरन जैसे ही प्लेयर को बैन किया गया, अगले 1-2 दिन में फैसला लेकर कह दिया गया। पाकिस्तान के पास क्या ट्रिगर था कि वो आज अचानक सोचें कि हम 1 फरवरी को आकर ये चीज फैसला करें? श्वेता, मुझे लगता है कि उन्होंने ना उस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को, और जो मुस्लिम क्रिकेट बोर्ड्स हैं स्पेशली, उन सबको ट्राई किया था, रीच आउट किया था इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। अब वहां पर पता क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उनको लगा कि बांग्लादेश के साथ ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का वक्त है। आप जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस नहीं थे, वो इंडिया और बांग्लादेश के थे। और आप एक और चीज याद रखिए, आज 1 फरवरी है, 12 फरवरी यानी कि 15 इंडिया पाकिस्तान मैच से 3 दिन पहले बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। वहां पे एक सरकार भी आएगी,
और पाकिस्तान शायद बांग्लादेश को मैसेज भेज रहा है। पाकिस्तान अपने लिए थोड़ी बॉयकॉट कर रहा है, पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि आपने मेरे पड़ोसी का जो इनवाइट है वो वापस ले लिया, तो उस पड़ोसी को नहीं बुलाया तो मैं नहीं आता हूं। तो अब वो मतलब एक तरह से वो पासा खेल गए ना आज। वो आपको स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश की जो भी सरकार आएगी उसको पहले उन्होंने बता दिया है, वहां के लोगों को बता दिया है कि इंडिया आपका दुश्मन है, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके लिए खड़े हुए थे, हमने आपके लिए कुर्बानी दी थी। तो फिर मैं वही कहता हूं, आज उन्होंने कहा 15 तारीख का मैच नहीं खेलेंगे, इस दौरान 12 फरवरी को बांग्लादेश के इलेक्शंस भी हैं, 13 को, 14 को, 15 को मैदान आना पड़ेगा, बिकॉज वो गली के गुंडाई वाली बात हो गई है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वहां पर भी क्या हो रहा है कि पॉलिटिकली वो लोग फैसले ले रहे हैं, वो लोग जो सरकार में है। आईसीसी को अब देखना होगा, आई थिंक आईसीसी को एक लकीर ड्रॉ करनी होगी, बिकॉज इन्होंने एशिया कप में क्या किया था आप सबके सामने, इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा। लेकिन चलो एशिया कप था, और मेरा यह मानना है कि उस वक्त जो बीसीसीआई के लोग थे वो कमजोर थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो मैं नहीं खेलूंगा, फिर मैं खेल भी लूंगा, मैं ट्रॉफी लेके भाग जाऊंगा। आई थिंक इंडिया ने सोचा नहीं था कि ये इंसान इस कदर जा सकता है। बट अब आई थिंक आईसीसी के पास एक प्लान बी था। मैं आपको बता दूं, जब आईसीसी की लास्ट जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें 14-2 बांग्लादेश के खिलाफ वोट हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश का वोट था श्वेता, उसमें आईसीसी को यह मालूम था कि पाकिस्तान अड़ेगा, और पाकिस्तान थ्रेट दे चुका है। मोहसिन नकवी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल चुके हैं ना कि भाई 21वीं टीम कर ली थी, 22वीं भी तैयार रखो। उन्होंने कहा हम खेलेंगे नहीं। फिर दूसरी ऑप्शन दिया, पाकिस्तान का मैच इंडिया का नहीं खेलेंगे। तीसरी एक और ऑप्शन भी आएगी कि हम मैच तो खेल लेंगे, ब्लैक आर्म बैंड्स पहनेंगे, आईसीसी वो भी मना करेगा। फिर कहेंगे चलो जी, अगर हम जीत जाएंगे तो हम किसी को डेडिकेट कर देंगे। तो अभी मेरा ये मानना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पहला उन्होंने कार्ड फेंका है, और ये उनकी सरकार ने फेंका है। मतलब इसका जवाब आएगा आईसीसी की तरफ से कि आपके पास कोई एलिबाई, कोई वजह नहीं है उस मैच को छोड़ने के लिए। पर इसमें कोई वजह दी है क्या पाकिस्तान ने? नंबर 1, क्या वजह दी है? कोई वजह नहीं दी, कोई वजह नहीं। दूसरी चीज ये है कि उन्हें मालूम है कि आईसीसी के भीतर भारत का क्या रुतबा है। हालांकि वो बहुत कुड़ते हुए इस बात को कहते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो है, भारत वर्ल्ड क्रिकेट में ग्रो किया है, और आज जो अंतर्राष्ट्रीय एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिकेट का, उसमें भारत की अपनी एक जगह है, भारत के अपने एलाइज हैं। दूसरी चीज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश आज भूल रहा है कि उसके ऊपर किस तरह का अत्याचार किया गया था जनरल टिक्का खान और उस समय में, और भारत ने उसकी मदद की थी। भारत चाहता उस समय क्या, जिस जमीन पर उसने एक जंग लड़कर अपने सैनिकों की कुर्बानी दी थी, वहां पर वो बना नहीं रह सकता था? भारत नहीं रहा। अफगानिस्तान को देखिए, जो मदद करके आज क्रिकेट की टीम उनकी खड़ी हुई है कि आज वो क्वालिफाई करने वाली शुरुआती टीमों में एक रहती है विक्रांत, तो वो भी एक चीज है। तो पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि इंडिया का क्या रुतबा है, वहां पर कौन कौन खड़ा रहेगा भारत के साथ। तो आईसीसी के जो सैंक्शंस की बात आप कर रहे हैं विक्रांत, उसकी गुंजाइश अभी है? सीधा आईसीसी ये करेगा, या पहले वाकई मान मनौवल होगा? नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अब ये शहबाज शरीफ ने कल क्या बोला, उन्होंने बोला मैं और आसिम मुनीर जाते हैं, मुल्क भीख मांगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। आईसीसी की तरफ से जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, आईसीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीसीबी की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है, पीसीबी की तरफ से कोई जानकारी नहीं है, पीसीबी ने आईसीसी से डायरेक्टली संपर्क करके नहीं कहा, यानी जिसकी गुंजाइश आप बता रहे थे वही चीज। विक्रांत कह रहा था ना कि देखिए श्वेता, आज आप इंडिया के रुतबे की बात, प्रॉब्लम ये है कि हर दुनिया वाले कहते हैं जी आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो है। डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूमती है ना दुनिया, आप पसंद करें ना करें। अब देखिए शहबाज शरीफ ने क्या किया, पाकिस्तान के जो उनकी कौम है या उनके खिलाड़ी भी थे, वो फ्री पैलेस्टीन वो करते थे, आज वो इजराइल के साथ उस पीस कमेटी में बैठे हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि भाई जो पावरफुल है, आप उसको पसंद करें ना करें, आप उसके इर्द गिर्द रहते हैं। और इंडिया अगर आज पावरफुल है, बीसीसीआई पावरफुल है, या जय शाह अगर आईसीसी चेयरमैन है तो है। बट आपको ये याद रखना होगा कि जय शाह ने जब बांग्लादेश का फैसला लिया था, उन्होंने बोर्ड से वोटिंग कराई थी, और पाकिस्तान के अलावा, बांग्लादेश के अलावा कोई और वोट नहीं था। इनफैक्ट श्वेता, आपको हैरानी होगी सुन के कि बांग्लादेश ने वो फाइल बंद कर दी है। बांग्लादेश ने जैसे ही उनको बाहर निकाला गया, अगले दिन फाइल बंद कर दी। उन्होंने कहा हम कोर्ट भी नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पर यह बताया गया है क्रिकेट बोर्ड में कि यार इलेक्शंस होने दो, अगर थोड़ी सी ऐसी सरकार आ गई जिससे इंडिया से रिलेशंस हो, तो हम अपनी क्रिकेट को दोबारा पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं। वो समझ गए कि उनको पॉलिटिकली फुटबॉल बना के क्रिकेट का नुकसान किया गया।
अब यहां पे क्या होगा, यहां पे शाहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी एक है, वही मोहसिन नकवी पीसीबी भी है, एंड आई थिंक ही वांट्स कि मैं वर्ल्ड क्रिकेट में एक डिसरप्टर के तौर पर जाना जाऊं, दुनिया याद करे कि मोहसिन नकवी आया था, उसने इंडिया को चैलेंज किया था। बट द फैक्ट इज क्रिकेट चलती है पैसों पर, और क्रिकेट चलती है आपकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर। आई नो पाकिस्तान इंडिया का मैच 200 से 300 मिलियन डॉलर देगा ब्रॉडकास्टर को, और हर मैच ये फैक्टर इन होता है, और ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान उस मैच का हिस्सा है। बट श्वेता, द मोमेंट वो नहीं आएगा, मैं मतलब वही कहता हूं, एक अमीर आदमी जिसकी नेटवर्थ $100 बिलियन है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, उसकी वैल्यू $10 बिलियन आज गिर गई, वो 10 बिलियन के नुकसान से घर गया, बट उसके बाद जेब में $90 बिलियन है। वर्सेस हम और आप, 30,000 का आपका पोर्टफोलियो है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, 25,000 डूब गए, 5,000 रह गए। तो मेरे 25,000 डूबे, उस इंसान के $10 बिलियन डूबे, लेकिन उसके पास अभी भी $90 बिलियन है, मेरे पास 5,000 है। सो अगर इंडिया का भी नुकसान होगा तो होगा। आई डोंट थिंक इंडिया की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी अगर $100-200 मिलियन इधर से उधर चले गए, वो एक इनका स्पॉन्सर आ जाता है, बट बात वो नहीं है। बात यह है, इन्होंने इंडिया की जो सुप्रीमेसी है आईसीसी में, उसको चैलेंज किया है। और अगेन, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्वीट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कम्युनिकेट करेगा, फिर वो आईसीसी के पास जाएगा, आईसीसी कहेगा नहीं कर सकते, फिर पाकिस्तान कहेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट। अभी तो इसका भी इंतजार कीजिए कि कहा जाए कि हमारा हैंडल कॉम्प्रोमाइज हो गया था और उसे किसी ने हैक कर लिया था, इसीलिए इस तरह की बात वहां से रख दी गई। बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता, हमारे खेल संपादक, ये जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से, सरकार की तरफ से फिलहाल कहा गया है कि वो नहीं खेलेंगे भारत के खिलाफ मुकाबला जो 15 फरवरी को वर्ल्ड T20 में होना है श्रीलंका में। आगे अब हम आपको वो खबर दिखाते हैं जिसे भी पाकिस्तान ध्यान से देख रहा है, यानी रक्षा बजट में भारत के किस तरह की अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। भारत की सेना अब धड़ाधड़ मिसाइल बनाएगी, राफेल जैसे खतरनाक लड़ाकू विमानों से लैस होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, लेकिन रक्षा बजट में इजाफे और पाकिस्तान की कंगाली से यकीन मानिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान के लिए भारत के आम बजट से नींद उड़ाने वाली खबर आई है। इस बार के केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% का इजाफा किया था, जो भारतीय मुद्रा में 72,000 करोड़ रुपए बैठता है। मजेदार बात यह कि पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट 97 तेजस MK-1A की एक डील के बराबर है, जो करीब 76,000 करोड़ रुपए की थी। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है, और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है, और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से जुड़े खतरे को देखते हुए इस बार के रक्षा बजट को केंद्र सरकार के कुल व्यय का 14.67% रखा गया है, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा करीब 2.19 लाख करोड़ रुपए सेना के आधुनिकीकरण के लिए रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1.80 लाख करोड़ रुपए था। The Defense Ministry is extremely happy with the budgetary allocations announced by the Honorable Finance Minister as part of this year's budget. As you would be aware, the overall budget for the Ministry of Defense is going to be 7.85 lakh crores, which is a 15% increase over the allocation for last year. More importantly, in the area of CapEx, the overall capital expenditure outlay rather has gone up by 21%. वक्त की मांग रही कि भारत की सेना को आधुनिक और ताकतवर बनाया जाए।
रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर मध्य पूर्व, सभी युद्धों का सबक यह है कि भारतीय सेना आधुनिक और खतरनाक ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट से लैस हो। इसी दिशा में भारत लगातार आगे भी बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण के लिए बढ़ाई गई रकम नौसेना को 26 से ज्यादा राफेल और जर्मनी के साथ 6 नए स्टेल्थ सबमरीन बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा 114 राफेल खरीदने की तरफ बढ़ रही वायुसेना की भी मदद होगी, जो लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल है। ताकतवर देश कमजोर देशों को न सिर्फ दबा रहे हैं, बल्कि निगल जाने पर आमादा है। इसीलिए ताकतवर होना वक्त की मांग है। तभी महाकानी ने कहा कि हम खाने की प्लेट में हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारत के रक्षा बजट में कम से कम 20% के इजाफे की मांग की गई थी, जिसे सरकार ने 15% के आसपास रखा। कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि भारत जैसा देश क्यों 7.85 लाख करोड़ रुपए रक्षा पर खर्च कर रहा है। तो इसका जवाब चीन है, जिसका रक्षा बजट 22.5 लाख करोड़ के आसपास है, जो भारत से करीब 3 गुना है। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा खर्च करता है। ऐसे में भारत के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को पुख्ता करते जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी चीन से 4000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। सरकार का सारा जोर सीमाओं पर सड़क, सुरंग और पुल बनाने पर बरकरार है। बजट में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7,394 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछली बार के 7,146 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डीआरडीओ के लिए बजट में आवंटन पिछले साल 26,816 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 29,100 करोड़ रुपए कर दिया गया। भारत लगातार स्वदेशी हथियारों पर फोकस बढ़ा रहा है, जिसमें डीआरडीओ का बहुत बड़ा रोल है। स्वदेशी मिसाइल आकाश नेक्स्ट जेन हो या फिर मल्टीलेयर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुशा, भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। बजट में बढ़ा आवंटन इस काम को और भी आसान कर देगा। आम बजट में जिस तरह रक्षा बजट का जिक्र नहीं था, उसी तरह से कई बड़े ऐलान खामोशी से कर दिए गए हैं, जिससे देश की नीतियों का संकेत मिलता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत विरोधी नीतियां अपनाने वाले बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद आधी कर दी गई है। भूटान सबसे ज्यादा मदद पाने वाला हमारा पड़ोसी बना हुआ है। नेपाल और श्रीलंका को दी जाने वाली मदद में भी बढ़ोतरी की गई है। बजट में चबहार पोर्ट के लिए फंडिंग नहीं रखी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बाद स्थिति बदलती हुई दिख रही है। आखिर में मौसम का हाल आपको बता दें, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, तो कई और क्षेत्रों में जैसे जोजिला पास में बीआरओ के कर्मी बर्फ की चादर को हटाते हुए भी देखे गए हैं, ताकि यातायात सुचारू रूप से जारी रहे। खबरदार में अभी के लिए इतना ही।